हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 14 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस स्पेशल चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चैनल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। बाबर क्रूज मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वॉर करने वाली मिसाइल है और ये कम दूरी की 450 किलोमीटर के टारगेट को भेज सकती है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो पिछले 3 सप्ताह में यानी कि लास्ट 3 वीक में पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण की गई ये तीसरी मिसाइल है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक है शाहीन 3 मिसाइल, दूसरी है गजनवी मिसाइल और अब ये है तीसरी जिसका नाम है बाबर क्रूज मिसाइल, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन तीनों मिसाइल में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि जो शाहीन मिसाइल है और गजनवी ये कैसी मिसाइलें हैं? ये है बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि बाबर ये है क्रूज मिसाइल। अब मिसाइलें बेसिकली 3 तरह की होती हैं। मैंने आप लोगों को तीनों में फ़र्क भी बताया था। क्या क्या फ़र्क है? तो देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट, तो ये कुछ इस तरह से जा कर के अपने टारगेट को भेजती है। ये है बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल। और ये कैसे वॉर करती है? सरफेस टू सरफेस। इसके बाद दूसरा टाइप है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि ये है मिसाइल, ये है टारगेट, मतलब कि कुछ हवा में इस तरह से टारगेट होता है। सेमी बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस तरह से जाकर के अपने लक्ष्य को भेजती है, तो ये है सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल। हम बात कर रहे हैं क्रूज मिसाइल की, तो ये जो है ये बाबर क्रूज मिसाइल का ही एग्जाम्पल है। तो ये है मिसाइल और ये है टारगेट, ये कुछ इस तरह से समांतर जाकर के अपने टारगेट को भेजती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल क्या है, तो ये है ब्रह्मोस, जो कि एक क्रूज मिसाइल ही है। तो ये है बाबर मिसाइल, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जो कि दोनों को विभाजित करती है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और जो सिंधु जल विवाद है ये भारत का पाकिस्तान के साथ ही है। हाल ही में किस देश की चिन नेशनल आर्मी ने भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांगी है? तो चिन नेशनल आर्मी ये रिलेटेड है म्यांमार से, जिसने कि अभी हाल ही में भारत में अपने परिवारों की सेफ्टी के लिए शरण मांगी है। अब ये पूरा विवाद है क्या, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म्यांमार में जो आंग सांग सूकी है, जिनकी इमेज आप देख भी रहे हैं, जो कि यहाँ की स्टेट काउंसलर है, इनकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, अभी जो चुनाव हुआ था इनकी पार्टी ने बहुमत से भी ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और ये बात यहाँ की सेना को हजम नहीं हुई, जिसके बाद से यहाँ का आर्मी का शासन लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ इमरजेंसी लगी हुई है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो आंग सांग सूकी है इन्हें सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। और ये जो आप लोगों को लोग सड़कों में दिख रहे हैं ये लोकतंत्र का सपोर्ट करने वाले हैं, सेम उसी तरह से। और यही जो चिन नेशनल आर्मी के लोग हैं ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके हमारे और हमारे परिवार को बचा लीजिए। यदि आप म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर देखेंगे तो ये तो है म्यांमार, ये इंडिया की बॉर्डर लगती है। अच्छा, इंडिया में कितने राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है? तो कुल 4 राज्य हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। और ये जो लोग हैं, मतलब कि चिन आर्मी के जो लोग हैं, चिन नेशनल आर्मी के, ये कहाँ आकर के बस रहे हैं? तो देखिए मिजोरम में यदि आप देखेंगे कुछ यहाँ पास, तो ये लोग मिजोरम में आकर के शरण ले रहे हैं और भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके हमें बचा लीजिए। तो यदि हम बात करें म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल है न्यायपीडो, करेंसी है क्यात। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है, मतलब कि जो पर्वत है सीमा बनाता है, इसका नाम है अराकान योमा पर्वत। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अराकान योमा पर्वत, जो कि भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है
और इसकी सर्वोच्च चोटी है विक्टोरिया। अच्छा, म्यांमार में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो ये है साल्विन रिवर। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये दोनों कब मनाए गए हैं? तो ये दोनों डे मनाए गए हैं 13 फरवरी को। सबसे पहले यदि हम बात करें वर्ल्ड रेडियो डे की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब कहीं गुम होती जा रही हैं। तो इसी के महत्व को बताने के लिए जो यूनेस्को है इसके द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इस बार जो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया है इसकी थीम रही है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अब यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में। इनकी इमेज आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में इनकी मतलब कि 13 फरवरी 2021 को इनकी 142वीं जयंती मनाई गई है। और इनके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ये भी सरोजिनी नायडू ही थी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 4 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम रही है आई एम एंड आई विल। 10 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी को मनाया गया है विश्व यूनानी दिवस। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो ये चाइना का अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है तियानवेन-1, जो कि मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो देखिए हाल ही में मतलब कि अंतरिक्ष की दुनिया में मंगल पर जाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएई का जो पहला मार्स मिशन है होप, ये भी मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो ये है चाइना का सैटेलाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सूर्य और इस सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है ये परिक्रमा करते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और ये है मंगल, जो कि एक वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी वृत्ताकार पथ को ही कहा जाता है कक्षा, या इसे आप कह सकते हैं ऑर्बिटर, जहाँ पर इस सैटेलाइट को स्थापित किया गया है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए जो होप मिशन है और तियानवेन-1 मिशन है, इन दोनों को ही लास्ट ईयर मतलब कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि अब जाकर के पहुँचे हैं। क्योंकि पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी ये 47 मिलियन माइल्स है, तो इतने दूर पहुँचने में समय तो लगता ही है। अब दोनों मिशन में फ़र्क क्या है? तो देखिए जो यूएई का मार्स मिशन है जिसका नाम है होप, इसने अपनी सैटेलाइट को यहाँ स्थापित कर दिया है, मतलब कि मंगल की कक्षा में, जो कि यहाँ घूमते रहेगा। अब जो चाइना का सैटेलाइट है तियानवेन-1, ये कुछ एडवांस है। ये मंगल की कक्षा बस में अपने ग्रह को मतलब कि अपने सैटेलाइट को इस कक्षा बस में स्थापित नहीं करेगा, ये मंगल ग्रह पर लैंड कराने का प्रयास कर रहा है। मतलब कि इस चक्कर में है कि इस सैटेलाइट को मंगल ग्रह में लैंड कराया जा सके। तो इस तरह ये है चाइना का ये मिशन जिसका नाम है तियानवेन-1, जो कि मंगल की कक्षा में फिलहाल तो ये ऑर्बिटर में ही पहुंचा है। आगे ये देखना है कि होता क्या है। साथ ही हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? तो ये रोक लगाया गया है हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के द्वारा। इमेज में जो आप देख रहे हैं ये है मोनाल पक्षी, जो कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी रह चुका है, हालांकि अब तो बदल दिया गया है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए, कहने का मतलब ये है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक आदेश जारी किया गया है यहाँ के वन विभाग के द्वारा कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 3 से 7 साल की जेल भी हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए ऐसा फैसला किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। भारत में पहली बार हींग की खेती ये हिमाचल प्रदेश में ही होनी है, क्योंकि अभी तक जो अपना देश भारत है ये हींग का आयात करता था। हींग की खेती भारत में नहीं होती थी, ये पहली बार होनी है हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस अभियान के तहत मतलब कि लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जल को यानी कि पानी को
कितने तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है, इनके उपायों के लिए ये है जल संरक्षण अभियान जो कि लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे लॉन्च किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, और भोपाल से ही लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है भीमबेटका। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी भीमबेटका में विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म भी खोजा गया है। इसी भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मोहम्मद रफीक। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट अभियान हैं जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। एक तो लड़कियों के लिए, मतलब कि 24 जनवरी को जब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इस मौके पर पंख अभियान लॉन्च किया गया। कल भी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। जबकि अभी हाल ही में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सांस अभियान भी शुरू किया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइट निमोनिया सक्सेसफुली। ये है सांस की फुल फॉर्म। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो ओडिशा गवर्नमेंट है, मतलब कि ओडिशा की कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब ये योजना है क्या? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि पानी को बचाने के लिए ये एक तरह की योजना है। कहने का मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो जो पानी इकट्ठा होता है, मतलब कि वर्षा के जल को स्टोर करके उसे यूज़ करने योग्य बनाने के लिए हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत की गई है। रिवॉर्ड जिसकी फुल फॉर्म बनती है रिजुविनेशन वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंस थ्रू इनिशिएटिव डेवलपमेंट। अब यदि हम बात करें ओडिशा की, तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में ही। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि अभी चर्चे में भी रहा है, और ये किसके लिए फेमस है? सफ़ेद मगरमच्छ के लिए, जो कि अभी हाल ही में पर्यटन के लिए खोल भी दिया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि है हीराकुंड बांध, ये बना हुआ है महानदी पर, ये भी ओडिशा में स्थित है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये ओडिशा में ही बनाया जाना है। साथ ही भारत का पहला फायर पार्क ये स्थापित किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, ये भी ओडिशा से ही रिलेटेड है। ओडिशा के किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा? तो इसकी घोषणा तो काफ़ी पहले ही कर दी गई थी। हाल ही में ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ कोविड वॉरियर मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान, मतलब कि कोविड-19 के इस पेंडेमिक में जो फ्रंट लाइन वॉरियर रहे हैं, जैसे कि नर्सेस हो गई, पुलिस वाले हो गए, और जो भी इसमें जिन्होंने सराहनीय कार्य किया और लोगों की सेवा करते हुए जो शहीद हो गए, उनकी याद में ये कोविड वॉरियर मेमोरियल, इसका उद्घाटन किया जाएगा भुवनेश्वर में। अब देखिए, ओडिशा से रिलेटेड फैक्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। जैसे कि इसी भुवनेश्वर में अभी मैंने बताया है भारत का पहला फायर पार्क, और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर ये भी भुवनेश्वर ही है। हाल ही में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को, इस मौके पर ओडिशा के ही कटक में नेताजी बस टर्मिनल, इसका उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के बालासोर में दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ खोजा गया है। इसके अलावा हाल ही में ओडिशा के ही बहरामपुर जिले में रामलिंगेश्वर पार्क, इसकी भी स्थापना की गई है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, इसका विमोचन किया है? तो अपनी इस किताब की आधिकारिक राइटर बन गई हैं प्रियंका चोपड़ा। इस किताब में इन्होंने अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं, साथ ही अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, इन्हें शेयर किया है इस किताब में, जिसका नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, जिसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में सोनू सूद के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। अनुपम खेर ने भी अभी हाल ही में अपनी एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर्स। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये बनाने जा रहा है डेनमार्क।
और कहाँ बनाएगा? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूरोप मैप में डेनमार्क की लोकेशन दिखा दूँ। ये है डेनमार्क। डेनमार्क के पास ये जो आप पानी वाला एरिया देख रहे हैं ये है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, जहाँ डेनमार्क कुछ इस तरह से ऊर्जा द्वीप स्थापित करेगा। अब ये कैसा होगा? अब यहाँ तो कोई द्वीप है नहीं, ये एक तरह का मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से इस द्वीप का निर्माण किया जाएगा, जहाँ कुछ इस तरह से पवन चक्कियाँ लगी होंगी। अब ये पवन चक्कियाँ क्या करेंगी? तो जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास पानी है सब जगह, तो जो पानी से मतलब कि हवा आएगी, हवा को ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इस पवन चक्की के थ्रू जो भी एनर्जी बनेगी उसे सप्लाई भी किया जाएगा। और कहाँ सप्लाई किया जाएगा? तो आप देख सकते हैं ये तो है डेनमार्क, और भी जो आसपास की यूरोपीय कंट्रीज़ हैं यहाँ लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख घरों में इसका सप्लाई किया जाएगा। तो यही है इसका प्लान। तो डेनमार्क के द्वारा ये जो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप है जो कि स्थापित किया जाना है नॉर्थ सी में। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन। अभी हाल ही में जो करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज़ किया गया था, इसमें 2 कंट्रीज टॉप पर रही है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। अच्छा, यहाँ से मैंने आप लोगों को एक और एडिशनल फैक्ट भी बताया था। देखिए जो डेनमार्क है जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, ये ऊर्जा के लिए मतलब कि एनर्जी के लिए विंड प्लांट ही क्यों स्थापित कर रही है? मतलब कि पवन चक्की की जगह ये सोलर प्लांट भी तो स्थापित कर सकती थी, इसने सोलर प्लांट क्यों स्थापित नहीं किया? तो इसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए यदि हम बात करें भारत की, तो जो कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसलिए भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय टाइप की है। लेकिन डेनमार्क में यदि आप देखेंगे तो डेनमार्क में मतलब कि कर्क रेखा तो कुछ यहाँ से जा रही है। डेनमार्क कहाँ स्थित है आप लोगों ने लोकेशन देख ली है। तो साथ ही मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं, कहाँ से ऊपर? कर्क रेखा से ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं ये सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण यहाँ सोलर सिस्टम यानी कि सोलर प्लांट लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ विंड प्लांट स्थापित करने का फैसला किया गया है डेनमार्क के द्वारा। तो ये होगा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है विश्व के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं जिसका नाम है HB4, इसे मंजूरी दी गई है अर्जेंटीना के द्वारा। स्कॉटलैंड में दुनिया का पहला हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था रॉबर्ट इरविन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फेमरा मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।